हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड वाक ने। डेविड वाक लेखक के साथ साथ दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल महारत से कई लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर किया है। साल 2003 में रिलीज हुई किताब ऑटोमेटिक मिलेनियर एक प्रैक्टिकल और यूजफुल गाइड है, जो बताती है कि कैसे कम कमाई में मिलेनियर बना जा सकता है। इस किताब के ऑथर डेविड वाक बताते हैं कि अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए तो कोई भी अमीर बन सकता है। इसी के साथ लेखक कहते हैं कि अमीर बनना उतना भी कठिन नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर बाय डेविड वाक। चैप्टर 1। ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कमाई की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में करीब हर आदमी अमीर बनना चाहता है, इसलिए सवाल पूछना गलत है कि कौन अमीर बनना चाहता है। इसलिए सही सवाल ये है कि क्या आपके पास पैसा कमाने का कोई शानदार रास्ता मौजूद है। अगर नहीं तो आपको इस किताब की समरी को ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए। इस किताब की समरी की मदद से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कैसे सिंपल स्टेप्स की मदद से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। करोड़पति बनने के लिए आपको आज से ही अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपकी कमाई कम भी है तो भी फ्यूचर में आप अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स के कंसेप्ट को समझना क्यों ज़रूरी है और छोटे छोटे कदमों से अमीर बना जा सकता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर $40,000 सालाना कमाई से कोई भी करोड़पति बन सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप इन पैसों का दिमाग की मदद से इस्तेमाल करें तो आप इन पैसों की मदद से करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आप जिम और शू की कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने लेखक से फाइनेंशियल सलाह ली थी, तब ऑथर को पता चला था कि जिम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी $40,000 से ज़्यादा की कमाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी अर्ली 50 तक उनके पास $2 मिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ थी। जिम और शू की कहानी से आप सीख सकते हैं कि लाइफ में अमीर बनने के लिए केवल मोटी कमाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने खर्चों को मैनेज करके और सही जगह इन्वेस्ट करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमीर सोच रखने वाले कभी भी दौलत को बुरा नहीं मानते और ना ही दूसरे अमीर लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों की निंदा करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बेहतर करना होगा। आगे ऑथर जिम की कहानी बताते हुए कहते हैं कि 52 साल के जिम मैकिंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सकें। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी सालाना आय कभी भी $40,000 से ज़्यादा नहीं थी। डेविड यानी ऑथर को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई कहावत याद आई, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ शू ऑथर के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। बातचीत आगे बढ़ी। जिम ऑथर को अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया। डेविड बोले, दोस्त, इतना आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और शू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो, डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाए। पहली चीज़ जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकिंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $4.5 लाख। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू थी $3,25,000। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा कर दिया है। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $6,10,000 और शू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401k अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में 62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर मैकिंटायर की नेटवर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। इतनी दौलत जिम और शू ने
खुद इकट्ठा की थी। उन्हें पुश्तैनी संपत्ति नहीं मिली। अभी तक हम ये सोचते हुए आए हैं कि बिना इन खर्चों को पूरा किए हम अपने लिए पैसों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। हमें इस बात को मानना होगा कि पहले खुद के लिए पैसों को बचाना जब बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगले महीने के लिए बजट बनाने से पहले खुद के लिए पैसों को अलग कर लीजिएगा। आपको ये कदम काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर आपको यही कदम करोड़पति बनाने का काम करेगा। आज से ही अपने आप से वादा करिए कि रोज़ की 1 घंटे की कमाई अपने फ्यूचर के लिए अलग करेंगे। एवरेज अमेरिकन अपनी ग्रॉस इनकम के 5% से भी कम की सेविंग करता है। इसका मतलब हर दिन के काम का 22 मिनट, जो कि कम है, क्योंकि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए आपको अपनी कमाई का 10% सेव करना चाहिए। लेकिन आपको इस 10% को सेव करने के लिए साल के अंत का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हर पे चेक से अपने फ्यूचर के लिए पैसों को अलग कर लेना। 35 सालों तक लगातार रोज़ के $14 बचाइए और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने से 10% का रिटर्न मिलेगा, जिससे आपके पास $1.6 मिलियन का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करिए। चलिए जिम और शू मैकिंटायर की कहानी पर एक नज़र फिर से डालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ठीक ठाक कमाई के बावजूद मिलियनेयर तक का सफ़र तय किया था। इनकी सफलता के कई राज हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न इनका बजटिंग है। एक सिंपल सा रूल याद रखना चाहिए कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। इंसानी फितरत ही बंदिशों को ज़्यादा पसंद नहीं करती है। इसलिए जिम और शू ने फ्यूचर की बजटिंग को अपने हिसाब से अरेंज किया था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सेविंग अकाउंट को ऐसे सेट करवा दिया था कि महीने की शुरुआत में ही सबसे पहले उनके फ्यूचर के लिए पैसे अलग से इन्वेस्ट हो जाया करते थे। आज के समय में आप भी ऐसा SIP की मदद से कर सकते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करना ही चाहिए। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट है जल्द से जल्द पैसा कमाने के मल्टीपल तरीके ढूंढना। लोग अक्सर कहते हैं अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता तो अमीर होता। आपने कितनी बार ये बात अपने जानने वालों को कहते सुना होगा, लेकिन उस आदमी से पूछ लीजिए जिसे पिछले साल ही इंक्रीमेंट मिली है। उससे पूछिए क्या वो ज़्यादा पैसा सेव कर पाया। आपको जवाब शायद ना में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतने ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो तो भी आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। जिम मैकिंटायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक यह है कि आप अपनी छोटे छोटे खर्चों पर गौर करिए और सेविंग पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ उन सेविंग्स को केवल बैंक में पड़े मत रहने दीजिए, बल्कि उन्हें इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट चैप्टर है अपने फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसी फंड ऐड ऑन करिए। ये बात भी सच है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में किसी भी चीज़ की गारंटी की उम्मीद करना भी खुद को धोखा देना होगा, भले ही वो खुद की लाइफ ही क्यों ना हो। यही कारण है कि कई बार लोगों को टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। उन्हें इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर आगे जाकर मेरी कमाई रुक गई तो। इसी टेंशन को कम करने के लिए आपको इमरजेंसी फ़ंड बनाकर रखना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड केवल आपको फाइनेंशियल दिक्कत से दूर नहीं रखता है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखता है। इसकी मदद से आप चैन की नींद भी सो पाते हैं। रिसर्च बताती है कि एवरेज अमेरिकन के पास केवल 3 महीनों का ही इमरजेंसी फ़ंड होता है। इसका मतलब उन्हें बेरोज़गारी का दर्द नहीं मालूम है। इसलिए इस दर्द का इलाज खुद ही करिए और 6 से 18 महीनों तक का इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखना चाहिए। अगर आप हर पे चेक से 5% भी अलग करें तो आप अपने लिए एक बेहतर इमरजेंसी फ़ंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये रियल इमरजेंसी फ़ंड है। इसे रोज़मर्रा के खर्चों में यूज नहीं करना है। इस फंड को आप तभी यूज करेंगे जब बाकी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट चैप्टर है क्या घर खरीदना फ़ायदे का सौदा है या फिर किराए के घर में ही रहना चाहिए। जिम और शू मैकिंटायर केवल ऑटोमेटिक सेविंग प्लान को लेकर ही चतुर नहीं थे, बल्कि वो लोग घर खरीदने के फैसले को लेकर भी काफ़ी समझदार थे। अर्ली 50 के होते होते इस कपल के पास 2 घर हो चुके थे, जिनमें से एक घर को इन्होंने किराए में दे दिया था, जिससे एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो चुका था। इसलिए हमें भी जिम और शू मैकिंटायर से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और रेंट के घर में ज़्यादा पैसे नहीं बर्बाद करना चाहिए। अगर आप भी किराए के घर में रहते हैं तो फिर जल्द से जल्द अपने लिए खुद के आशियाने की तलाश शुरू कर दीजिए। अधिकांश किराएदार अपने मकान मालिकों को उतनी ही राशि देते हैं जितने में किस्त में घर लिया जा सकता है, लेकिन किराए में उतना पैसा देने के बजाय अंत में किराएदार के हाथों में कुछ नहीं आता है। अगर आपको भी ये सोचकर डर लगता हो कि घर के लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मैं उतना दे नहीं पाऊँगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि जितने लोग भी घर के लिए लोन लेते हैं 98% लोग अपने घर का लोन ख़त्म करने में सफल रहते हैं। इसलिए घर लेने के डर को ख़त्म करिए और घर लेने की प्लानिंग शुरू करिए। लेकिन प्लानिंग के बाद भी जब आप घर लेने जाएंगे तो आपको कई महत्वपूर्ण फैसले करने होंगे, जैसे कि घर के लिए लोन कहाँ से लेना है, लोन कम से कम ब्याज दर में कैसे मिल सकता है। इसी के साथ आपको ये भी प्लान करना होगा कि कम से कम समय में आप उस लोन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि मार्केट में होम लोन देने के लिए कई कंपनियां और बैंक तैयार खड़े हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लो इंटरेस्ट रेट तो सभी देने को तैयार हैं, लेकिन आपको बैंक से बाय वीकली यानी 2 हफ्ते में एक बार पेमेंट की बात भी करनी चाहिए। इससे आपको आसानी हो सकती है। इस हिसाब से आपको साल भर की 26 किस्तें बनवानी चाहिए, 2 किस्तें ज़्यादा, क्योंकि लोन जितनी जल्दी ख़त्म होगा आपकी सहूलियत उतनी ही अधिक रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर है कर्ज सबसे बुरी चीज़ है, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करिए। अगर आप भी कर्ज की मुश्किलों में फंसे हुए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। एवरेज अमेरिकन $8,400 के क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ है। इतने कर्ज को चुकाने के लिए अगर मिनिमम पेमेंट किया जाए तो इसे ख़त्म होने में पूरे 20 साल लग जाएंगे। आज के दौर में कर्ज में फंसना आसान हो गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्रेडिट कार्ड्स के नए नए ऑफर्स हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आपको ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना है तो आपको खुद को कर्ज से दूर करना ही होगा। पहले के लोग सही कहा करते थे कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन सर पर किसी की उधारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के लोग इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। वो अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि लग्जरी को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने में सबसे बड़ी दिक्कत उनके इंटरेस्ट रेट्स है, जो कि मिला जुलाकर 18 से 25% से भी ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब कि अगर आपने किस्त नहीं चुकाई तो कब उधार का पैसा डबल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाथ से ही अपनी लाइफ का रूल बना लीजिए कि बजटिंग बढ़िया करनी है और उधार से बचकर रहना है। अगर अभी आपके ऊपर कर्ज है तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना बंद कर दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप कर्ज से मुक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही पैसा आपका है। दूसरी चीज़ है अपने क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज उतारने की कोशिश करिए। इसके लिए आप क्रेडिट प्रोवाइड कराने वाले बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। कई बार नेगोशिएशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बाहर निकलने का एक अहम रास्ता है कि आपको एक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। पहला कदम यह है कि आप क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक यानी कंपनी से बात करें कि आपको रीपेमेंट की शर्तों में क्या और कितनी छूट मिल सकती है। अगर बकाया बिल काफ़ी ज़्यादा है तो अधिकांश बैंक इसका रास्ता बना लेते हैं। बैंक कंपनी अमूमन कस्टमर को छोटे छोटे किस्तों में पेमेंट का ऑप्शन दे देती हैं। क्रेडिट कार्ड के अगर एक से ज़्यादा पेमेंट बकाया हैं तो सबसे बेहतर होता है कि डेट कंसोलिडेशन कराएं, यानी सभी क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स को एक अकाउंट में करा सकते हैं। इससे यह होगा कि आपको अलग अलग पेमेंट की बजाय एक पेमेंट करना होगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का कर्ज आप पर भारी पड़ रहा है तो ऐसे समय में आपको अपने खर्चे घटाने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है स्टार्ट फीलिंग रिच टुडे। आप इसके लिए ऑटोमेटिक चैरिटी अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक मिलेनियर स्ट्रेटजी भी आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकती है, लेकिन ये आपको अमीर होने का एहसास ज़रूर करा सकती है। लेकिन कैसे? उसके लिए आप पैसों का कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए सेट कर सकते हैं। पूरे फाइनेंशियल प्लान में आपको डोनेशन के लिए कुछ हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। अब यहाँ हम फिर से जिम और सू की स्ट्रेटजी पर नज़र घुमाने जा रहे हैं। जिम और सू ने भी अपनी फाइनेंशियल साल में डोनेशन के लिए पैसे निकाला करते थे। उन्होंने इस पेमेंट को भी ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दिया था। बाकी पेमेंट्स की तरह डोनेशन का भी पैसा सीधे चैरिटी में चलाया जाया करता था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितना पैसा चैरिटी के लिए निकालना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि जितना भी आपकी इच्छा हो, लेकिन इसकी शुरुआत आप कम से भी कर सकते हैं, यानी अपनी कमाई का 1% से भी आप चैरिटी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, आप अपनी चैरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। चैरिटी करने से आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपके दिमाग को होगा। उसे अमीर होने का एहसास होगा, जिसकी वजह से खुश रहने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। अगर आप सोचते हैं कि चैरिटी करने के लिए अमीर होने की ज़रूरत है तो आप गलत सोचते हैं। किसी दूसरे की मदद के लिए आपको बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आपके पास अच्छी नीयत होनी चाहिए। अगर आप किताबों के पास जाएंगे और कुछ बेहतरीन किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम पैसे वाले लोग ही बड़े दानी होते हैं। उन्हीं में से एक नाम मदर टेरेसा का भी आता है। अमेरिकन ब्रिटिश इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पलेटन
ने भी अपनी चैरिटी की जर्नी मिलेनियर बनने से काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। इसलिए कहा भी गया है कि दूसरों की मदद करते रहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करता रहेगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं समाज में कुछ अच्छे अच्छे बदलाव आएँ तो आपको चैरिटी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चैरिटी और डोनेशन के लिए कोई भी कन्फ्यूजन आप ऑनलाइन दूर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऐसे कई माध्यमों के बारे में भी पता चल जाएगा जिसकी मदद से आप आसानी से ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। इन सब के अलावा ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए लेखक सलाह देते हैं कि उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती तो मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूँगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही बहाने हैं तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलेनियर नहीं बन पाओगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं खुद को पे करूँगा, मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूँगा और फिर इस अकाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाएं। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है, इसकी शुरुआत आज और अभी से कर दें। बहुत जल्द ऐसा समय भी आएगा जब आप खुद को मिलेनियर बनते हुए देख रहे होंगे। कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यही है कि अमीर बनने के लिए खुद के भविष्य को आगे रखना होगा। आपको आज से ही खुद के फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने होंगे। मेहनत करिए, पैसे कमाइए, लेकिन सारे पैसों को आज ही ख़त्म मत कर दीजिए। अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिए कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा आप सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा होने लगे। गवर्नमेंट टैक्स, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन कंपनी को बिल पे करने से पहले खुद के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करिए। यहीं से बदलाव के दिन की शुरुआत। क्या करें? अब जब आप समझ गए हैं कि एक ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए हमें क्या करना है, तो बस अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपना काम करने दीजिए। रोज़ के $5 सेव करना स्टार्ट करिए, खुद को पहले से पे करिए और सेविंग को ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दीजिए। आपको बस इतना ही करना है, क्योंकि इसके बाद तो आपको आराम से बैठकर एक स्ट्रेस फ्री और खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे। यह बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस समरी में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट समरी कौन सी सुनना चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।